हेलो ब्रियन, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे भाई एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में। इस चैप्टर में जितने भी हमने क्लासेस की उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि हर एक साल कम से कम 4 या 5 सेट में भी आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में हमने बेसिक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हमने पहले भी बता दिया है और इसमें भी हम बता ही देंगे। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो जाकर प्लीज देख लेना। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अच्छे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम कल देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह यहां से हमारे इन दो में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि दो में से एक फिक्स रहता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में बात करें तो 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ये टॉपिक जो है 5 अंक का आता है और 3 अंक का कोई एक और आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, कोई परिभाषा आ जाएगा, है ना। लेकिन ये फिक्स है, ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो अच्छे वाला है तो निरक्षीय वाला। देखते हैं, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस मजेदार टॉपिक के बारे में। क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। हमने बताया था ना कि अगर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कोई दो आवेश है जो विपरीत प्रकृति है, यानी एक ऋणावेश है और दूसरा धनावेश है और एक दूसरे से 2l दूरी पर यानी अल्पतम दूरी यानी 2l पर रखे हुए हैं, तो जो निकाय बनकर तैयार होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बस इतना समझो, दिशा जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की ऋणावेश से धनावेश होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लगने वाला है। तो फिर चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, तो चलिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पर एक बना लिया। ये देखो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। और वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या समझा था कि दो आवेश होते हैं जो विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे होते हैं। तो हमने दो आवेश लिया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक ऋणावेश और दूसरा धनावेश, और एक दूसरे से 2l दूरी पर हमने रख दिया। कितनी दूरी पर रखा हमने, 2l दूरी पर रख दिया। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव हमने बनाया और इसमें दो आवेश को 2l दूरी पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, इसका कोई मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु O है। ठीक, मध्य बिंदु हमने मान लिया और वैद्युत द्विध्रुव को हमने दो भागों में बांट दिया। अब बताओ, पूरी दूरी 2l है, तो अगर तो इस दूरी को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों में कितना आएगा, AO और OB के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी 2l है ना। तो L इधर हो जाएगा और L ही इधर भी हो जाएगा, है ना। L इधर हो जाएगा, L उधर हो जाएगा, पूरी दूरी 2l है, आधा करेंगे तो L हो जाएगा, है ना। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो बिंदु O है इससे कुछ दूर पर जाएं, क्या कर रहा है, अच्छी स्थिति में, है ना। तो ये है अक्ष, इसका अक्ष है, अक्ष यानी अक्ष की दिशा में, अक्ष की दिशा में, अक्ष की दिशा में यानी अक्ष के अंदिश, है ना। तो अक्ष की दिशा में हम कुछ दूरी पर चलते हैं, ये कुछ दूरी पर चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है, कोई बिंदु P मान लिया और हमने माना कि जो ये बिंदु P है ये इससे r दूरी पर स्थित है। किससे, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, O से r दूरी पर स्थित है। और यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, और यही इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेशों को हमने जो विपरीत प्रकृति की 2l दूरी पर रख दिया। मध्य बिंदु हमने O मान लिया, मध्य बिंदु O माना, तो जो दूरी थी 2l थी तो L इधर हो जाएगी, L इधर हो जाएगी, है ना। और हमने क्या माना, O जो है इससे O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके अक्ष के अनुदिश, और वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इतनी बातें जो थी हमने यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्या लिखा हमने, कि माना इसे रटना नहीं है, मैं यहीं से देखकर बता दूंगा कि नहीं, कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसमें दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। और हमें करना क्या है, हमें जो O है इसका मध्य बिंदु द्विध्रुव का इससे r दूरी पर बिंदु P है और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले ऋणावेश के कारण निकालेंगे और फिर हम धनावेश के कारण निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अंतर निकाल लेंगे, तो हमें इस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक माइनस क्यू के कारण होगा, एक प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, है ना। माइनस क्यू के कारण कौन सा होगा और प्लस क्यू के कारण कौन सा होगा, हमने क्या माना, एक जो माइनस क्यू के कारण है E1 है और जो प्लस क्यू यानी धनावेश के कारण है वो E2 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो हमने एक बात बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब दिशा बता रहे थे
कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर कोई धनावेश रखा हुआ है तो धनावेश से बाहर की ओर होगी, और ऋणावेश रखा हुआ है तो ऋणावेश की ओर होगी। यानी ये कौन सा है, ये ऋणावेश वाला है ना, ऋणावेश वाला है E1 ना, तो इसकी जो दिशा होगी इसकी ओर होगी। ये देखो ऋणावेश की ओर होगी, है ना, ये E1 ऋणावेश वाला तो है, तो इसकी जो दिशा होगी इसकी ओर होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ऋणावेश की ओर होती है। और एक बार बात हमने समझा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धनावेश से बाहर होती है। ये रहा धनावेश, और इसकी जो तीव्रता है E2 है, तो धनावेश से बाहर होगी, किस तरफ होगी, है ना। इतनी बातें क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी। अब बस अब यहीं से हमारा जो काम, हमारा आधा काम, जो आधा से ज्यादा काम हमारा हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऋणावेश के कारण लिखेंगे, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद में फिर +Q के कारण, फिर +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो -Q के कारण हम कैसे निकालेंगे और +Q के कारण कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो -Q के कारण जब निकालेंगे तो -Q के कारण कौन सा है, E1 वाला ना, तो E1 हो जाएगा। देखो -Q के कारण E1 है और इसकी दिशा इधर है ना, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको फार्मूला याद होगा शायद, और हम बता देते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब हमें यहाँ पर दूरी की जो है, दूरी हमें पता होनी चाहिए, r² यानी दूरी, तो हमें दूरी पता होनी चाहिए। दूरी तो हमने निकालना भूल ही गए थे दूरी, ठीक है। चलो दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूरी कहाँ से कहाँ तक निकालना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऋणावेश है इससे P के बीच की दूरी, और फिर जो धनावेश है इससे P के बीच की दूरी, ठीक। चलो अब मुझे बताओ, ये देखो यहाँ से P से लेकर O तक, P से लेकर यहाँ तक एक ही दूरी निकालेंगे तभी तो यहाँ तक की दूरी ज्ञात होगी। -Q से P के बीच की दूरी, -Q से P के बीच की दूरी यानी A से P के बीच की दूरी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इतनी दूरी O से लेकर P की हमें ज्ञात है, कितनी है, R है, इतनी R है, और फिर जो इतनी बची इतनी L है, यानी ये वाली L है और ये वाली R है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। इतनी देखो, इतनी R है, इतनी L है, और फिर इतनी R है, तो कुल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी क्या होगी, दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, R + L हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा R + L, ठीक है। ये हो गई -Q से P के बीच की दूरी। अब अगर हम +Q से P के बीच की दूरी निकालें तो देखो हमें ज्ञात है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, O से P के बीच की दूरी जो है कितनी है, R है, और हमें इतनी दूरी O से लेकर R की इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है, Q के बीच की दूरी L, ठीक है। तो अगर हम Q से P के बीच की दूरी निकालना चाहें तो कुल दूरी R है, R में से जो L है ये वाला इधर निकाल दें तो हमें उतनी दूरी पता चल जाएगी, है ना। फिर से बता देता हूं, ठीक है। पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की R है, और हमें ज्ञात तो इतना ही करना है ना, यानी इतना जो है हमें निकाल देना है, तो इतना जो है L है। तो चलो आप पूरी R है, R में से L निकाल देते हैं, तो जो ये इतनी दूरी हो गई, ये हो गई ये, ठीक है, +Q से P के बीच की दूरी R - L, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। ये दूरी आप निकाल सकते हैं यार, मैंने निकालना कैसे बता दिया पूरा। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से 10-15 सेकंड यार पीछे करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो चलिए दूरी रख देते हैं -Q के कारण। तो -Q के कारण हम तीव्रता लिख रहे थे ना, तो Q/r², दूरी कितनी है, -Q से P के बीच की दूरी, है ना। तो -Q से P के बीच की दूरी ये देखो मैंने निकाल रखा है, -Q से P के बीच की दूरी R + L, है ना। तो R + L और उसका स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², है ना। ये हो गई हमारा E के कारण, मतलब कि -Q के कारण E1। अब जब हम +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यानी धनावेश के कारण, तो +Q के कारण क्या हो जाएगा, +Q के कारण ये देखो E2 है ना, तो E2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/, और फिर
प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं ना, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी ये देखो मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी ये देखो, प्लस क्यू से यानी बीपी ये वाली दूरी आर माइनस एल है ना, आर माइनस एल का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कुल तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर कुल तीव्रता जो होगी। ठीक है, बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी होगी, परिणामी कुल तीव्रता। यार अच्छे से लिख सकते हो कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, इस तरह करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी होगी। क्या करेंगे जानते हो, अगर हम अच्छे और निरक्षे में जब भी निकालेंगे ना, तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर देखिए E1 है E2 है। ठीक है, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इधर है एक इधर है ना, विपरीत दिशा में है, तो हम इनका जो है अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे। ठीक है, तो कुल तीव्रता हम E मान लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे है ना। तो घटाने में हम क्या करते हैं, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें से कौन सा है, ज्यादा ये वाला है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नीचे R माइनस एल है, R माइनस एल है, यानी जितना कम से भाग दोगे उतना ज्यादा मान आएगा है ना। एक दर्जन केला है, 4 लोगों में बांटोगे तो सबको 3-3 मिलेगा है ना, और 3 लोगों में बांटोगे तो सबको ज्यादा ज्यादा मिलेगा, यानी 4-4 मिलेगा है ना। तो इसीलिए ये वाला जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम E2 से E1 घटाएंगे, E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो E2 माइनस E1 करेंगे है ना। अब हम बाकी का जो कैलकुलेशन हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, E2 माइनस E1 करेंगे, E2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/, ये रखेंगे, और फिर E1 के स्थान पर ये रखेंगे है ना। तो E2 के स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस एल का स्क्वायर, ये है E2 के स्थान पर, और माइनस में E1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे R प्लस एल का स्क्वायर, Q बटे R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, कुछ तो कॉमन दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो है ऊपर Q कॉमन दिख रहा है दोनों में, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और साथ में साथ Q भी कॉमन है ना। ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, Q बाहर ले लें, और इसके साथ ही साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, तो Q चला है तो ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 R माइनस एल का स्क्वायर, और फिर माइनस में 1/R प्लस एल का स्क्वायर, ये बचेगा अंदर जब हम कॉमन ले लेंगे है ना। ठीक है, अगर हम इससे लिखेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा, मैं इसी मार्कर से लिखता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब घटाना तो आपको आता है, घटाना आपको आता है कि बाहर वाले को वैसे ही लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू घटाने वाला जो है, ये देखो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, घटाने वाले में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर जाएगा ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, इस तरह हम घटा सकते हैं ना। और नीचे वाले को फिर नीचे वाले से गुणा कर देते हैं, घटाने में ही करते हैं ना। तो इधर जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर, और फिर माइनस में ये इधर जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में फिर दोनों को गुणा कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो हम इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। चलो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही है, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, और फिर माइनस में जब इसको ओपन करेंगे ना, तो जानते हो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर माइनस 2RL है कि नहीं, माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, यानी सबका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो माइनस 2RL था वो प्लस 2RL हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो L है अगर हम देखें तो R तो बहुत बड़ी दूरी है, देखो O से लेकर P के बीच R बहुत बड़ी दूरी है, और जो L है बहुत छोटी दूरी है, यानी L को हम क्या लेते हैं, L का मान जो है नगण्य ले लेते हैं। ठीक है, L का मान जो है नगण्य ले लेते हैं, L हम नगण्य ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं आप कि L का मान नगण्य लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा,
एल का तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर का, आर की पावर 4। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, चलो कटने वाली चीजें काट देते हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, बचा क्या ऊपर, बचा क्या ऊपर, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 आर एल प्लस 2 आर एल यानी 4 आर एल, है ना, और नीचे क्या बचा, आर की पावर 4, ठीक है, इतना बचा, बहुत छोटा हो गया ना कैलकुलेशन। अब देखो, अब यहां भी हम आर से एक पावर काट देंगे तो यहाँ पर आर की पावर क्यूब बच जाएगा, है ना, इतना बच जाएगा, है ना, ये है। और अब हम बाकी मैं बदल में लिख देता हूँ, ठीक है, तो बचेगा क्या, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 4l को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2l, 4l को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2l, 2 दूनी 4l, वही लिखा है, तो 2 इंटू 2l लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। और बटे में नीचे क्या बचा, r की पावर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है q को इधर ले आते हैं, यहाँ पर क्यों ले आते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा q बटे, वो इसी से लिखते हैं, ठीक है, जानते हो क्या हो जाएगा, q बटे, सॉरी q तो हम उधर ले गए ना, तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 इंटू 2l, और q तो इधर ले आए ना, 2l क्यूब बटे में r क्यूब, ठीक है। अब एक बात आपने, जब मैंने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, मैंने ये बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, p से लिखते हैं ना, p बराबर होता है 2l क्यूब, ये मैंने बताया था, है ना, यानी 2l क्यूब के स्थान पर हम p लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी हो जाएगी E बराबर, ये अभी तक हम नहीं लिख रहे थे लेकिन मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में 2 इंटू कुछ किया नहीं, बट 2l क्यूब के स्थान पर हमने p लिख दिया, ठीक है, बस 2p बटे आर क्यू, ये हो जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल अच्छी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। ये तो बहुत ही लाजवाब टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ। हमने कुछ किया नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, फिर हमने दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम माइनस क्यू के कारण देखें तो E1 इधर होगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋणावेश की ओर होती है और धनावेश से बाहर होती है ना, तो जो धनावेश वाली होगी बाहर होगी, ऋणावेश वाली अंदर होगी, E1 E2, ठीक है। दूरी यहाँ पर R, इतनी दूरी R है, तो कुल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की R प्लस L हो जाएगी, क्योंकि L और इतनी R, तो कुल दूरी R प्लस L, और इसी तरह जब हम इससे प्लस की उससे P के बीच की दूरी निकालेंगे तो R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। आज जब हम अब क्या करेंगे, कुछ हमने किया नहीं, माना जाने वाली चीजें हमने लिख दिया, उसके बाद में हमने पहले ऋणावेश के कारण यानी माइनस क्यू के कारण निकाला, उसके प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, ठीक है। इतना इन दोनों हमने लिख लिया, उसके बाद में कुल तीव्रता कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की, तो हम घटा देंगे। घटाना क्यों है, मैं बताता कि दोनों की दिशाएं जो विपरीत है तो हम घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए E1 का मान लिखा E2 का, और फिर हमने यहाँ पर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचा A प्लस बी के स्क्वायर के रूप में, A माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमने खोल दिया, तो यहाँ पर कुछ कट गया, और फिर 4RL हो गया, 4RL को 2 इंटू 2RL हमने लिख दिया, लिख सकते हैं भाई, मतलब 2L लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में Q को उधर ले गए तो 2LQ बन गया, और 2LQ बराबर हमें पता होता है P होता है, पता है, ठीक है। तो हमने इस स्थान पर हमने P लिख दिया, है ना, तो बनकर हमारा आ गया E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब, और यही था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर समझ में नहीं आया यार, प्लीज दोबारा देख लेना, आपको दोबारा अगर देख लोगे ना तो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो दोबारा अगर आप देखोगे वीडियो तो पक्का यार पूरा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और मजेदार टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी मजेदार टॉपिक के साथ नए वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।